कोलकाता के रहने वाली पूजा सिंह नाम की एक महिला, जिसकी उम्र 32 साल थी और पूजा अपने पति के साथ कोलकाता में ही रहती थी। दरअसल पूजा पेशे से एक मॉडल थी, लेकिन कुछ समय से पूजा इवेंट मैनेजर के रूप में काम कर रही थी और फिर पूजा को इसी इवेंट में मैनेजमेंट के काम के सिलसिले में 29 जुलाई 2019 को बेंगलुरु जाना पड़ता है। फिर पूजा बेंगलुरु कार्यक्रम के तय शेड्यूल के मुताबिक 29 तारीख को कोलकाता से फ्लाइट लेकर बेंगलुरु के कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और यहां से पूजा सहारा पवेलियन होटल पहुंच जाती है। इसके बाद अगले दिन यानी कि 30 जुलाई को एक ओला कैब बुक करके पूजा इवेंट मैनेजमेंट की मीटिंग करके वापस होटल पहुंचती है, क्योंकि पूजा को अगले दिन वापस कोलकाता जाना था। तो पूजा जब मीटिंग से होटल वापस आ रही थी, तभी ओला कैब ड्राइवर का बिहेवियर अच्छा लगने की वजह से रास्ते में बातचीत के दौरान होटल पहुंचने से पहले बात करती है कि अगर पॉसिबल हो तो मुझे कल इसी होटल से एयरपोर्ट के लिए पिक कर लेना, क्योंकि कल सुबह 5 बजे मेरी बेंगलुरु से कोलकाता के लिए फ्लाइट है। खैर, ऐसे ही बात करते करते फिर ड्राइवर 1200 रुपए में तय करने के बाद वहां से वापस चला जाता है और पूजा भी होटल के अंदर चली जाती है। दरअसल पूजा इस बात की सूचना 31 जुलाई 2019 को अपने पति सुदीप को भी देर रात 3:30 पर दे देती है। पूजा सुदीप को टेक्स्ट मैसेज के जरिए बताती है कि मैं तय समय के मुताबिक कोलकाता पहुंच जाऊंगी, लेकिन जब पूजा अपने बताए समय के मुताबिक कोलकाता नहीं पहुंच पाती है और पूजा का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। फिर इसके बाद जब पूजा के पति सुदीप को भी शाम तक वेट करने के बाद पूजा का जब कहीं से कुछ अता पता नहीं चल रहा था, तो सुदीप ने इस बारे में परिवार वालों को बताया तो परिवार वाले भी परेशान होकर पूजा की तलाश करने लगे थे। लेकिन तभी कुछ देर बाद पूजा ने अपने पति को मैसेज किया। पूजा ने मैसेज में लिखा कि मैं हैदराबाद में हूँ और मुझे इमरजेंसी 5 लाख की जरूरत है। पूजा के पति ने मैसेज देखने के बाद तुरंत पूजा को फोन किया, लेकिन पूजा का मोबाइल तब भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब इस मैसेज की वजह से परिवार वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर पूजा को पैसों की जरूरत है तो पूजा फोन पर बात क्यों नहीं कर रही है। इसके बाद पूजा के पति भागते हुए कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में पहुंचकर पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इस दौरान पूजा के पति ने पैसे मांगने वाले मैसेज का भी जिक्र किया। अब कोलकाता पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी इस मामले में कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पुलिस एक अलग चुनौती को सुलझाने में लगी हुई थी। दरअसल मामला ये था कि 31 जुलाई 2019 की सुबह बेंगलुरु के कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास टहल रहे कुछ स्थानीय लोगों को सड़क के किनारे एक लाश पड़ी हुई दिखाई। जब इस लाश की इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौके ए वारदात पर पहुंचकर लाश की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। हालांकि उसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था, क्योंकि चेहरे को इतनी बुरी तरीके से कुचल दिया गया था कि लाश का पूरा हुलिया ही बदल चुका था। लेकिन इतना पता चलता है कि लाश किसी महिला की है और शव के पास एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। लाश मिलने के बाद पुलिस इसकी पहचान करने की डिटेल सभी थानों में भिजवा देती है और अलग अलग थानों में गुमशुदगी की दर्ज की गई रिपोर्ट चेक कराती है, इस उम्मीद में कि उन रिपोर्टों में दिए गए कारण से मृतक की पहचान में मदद मिल सके। हालांकि काफी समय तक इंतजार करने के बावजूद शव की पहचान नहीं हो पाती है, तो कानूनी प्रक्रियाओं के बाद पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करती है और उस महिला के पास से मिला सब सामान और इसके अलावा शव के शरीर पर मौजूद एक टैटू की तस्वीर भी अंतिम संस्कार से पहले पुलिस ले लेती है। दरअसल बेंगलुरु पुलिस ने मृतक का अंतिम संस्कार तो कर दिया था, लेकिन महिला के परिवार तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। इस प्रयास में महिला के रिश्तेदारों का पता लगाने के लिए एक जांच दल का गठन किया जाता है। शुरुआत में पुलिस उसके शरीर पर बने टैटू के माध्यम से शव की पहचान करने का प्रयास करती है, लेकिन तब भी शव की कोई पहचान नहीं हो पाती है। दरअसल अब पुलिस अपनी जांच को महिला के शरीर से बरामद किए ब्रांड के कपड़ों से पहचान का पता लगाने की कोशिश करती है। तो फिर पुलिस की जांच में पता चलता है कि उस ब्रांड के कपड़ों की पूरे देश भर में पिछले 2 साल से उस साइज के कपड़ों की बिलिंग के आधार पर खरीदारी करने वाले लगभग 800 कस्टमर के फोन नंबर की डिटेल निकाली और 14,000 लोगों से पूछताछ की, पर कोई कामयाबी नहीं मिली, सिवाय इसके कि इनमें से ज्यादातर उस ब्रांड के कपड़ों की खरीदारी करने वालों के फोन नंबर कोलकाता से हैं। फिर इस आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर रामामूर्ति की पूरी टीम अब पता लगाते हुए कोलकाता तक पहुंच जाती है। अब यहां आकर इंस्पेक्टर रामामूर्ति पिछले कुछ महीनों में कोलकाता के सभी थानों में दर्ज की गई गुमशुदगी की रिपोर्ट मंगवाते हैं। फिर सभी गुमशुदगी की रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से बेंगलुरु में मिली लाश का हुलिया काफी हद तक मिलता जुलता पाया जाता है। फिर केस की फाइल अच्छे से चेक करने के बाद पुलिस को लगता है कि बेंगलुरु में पुलिस को जो लाश मिली थी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि पूजा की हो सकती है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। तो फिर
बेंगलुरु पुलिस इसकी पहचान कराने के लिए 16 अगस्त को पूजा के भाई को फोन करती है। पुलिस का फोन आने के बाद बिना किसी को बताए तुरंत पूजा का भाई तत्काल ही फ्लाइट लेकर बेंगलुरु चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने उसे शव के पास से बरामद सभी चीज और तस्वीर दिखाई, क्योंकि चेहरे से तो कुछ पता नहीं लग रहा था, मगर सभी दूसरी चीज को देखकर पूजा का भाई ये कंफर्म कर देता है कि वो मृतक महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन पूजा ही थी। इसके बाद पूजा का भाई तुरंत अपने जीजा और अपने पिता को भी फोन करता है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद फिर वो लोग भी अगले दिन फ्लाइट लेकर बेंगलुरु चले आते हैं। ये लोग भी पूजा की आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं। दरअसल अब जांच के दौरान कोलकाता पुलिस की भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई कि पूजा के गायब होने के तुरंत बाद पूजा के पति ने कोलकाता में जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसमें पूजा के बेंगलुरु जाने का भी जिक्र किया था। लेकिन तब भी कोलकाता पुलिस केस दर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करती है और फाइल को ऐसे ही छोड़ दिया था। दरअसल अब बेंगलुरु पुलिस ने मेहनत करके इस बात का तो पता लगा लिया था कि मरने वाली महिला कौन है, पर अब भी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाने की थी कि आखिर इस महिला की इतनी बुरी हालत किसने की है। इसके बाद पुलिस द्वारा जब पूजा के परिवार से पूछताछ की गई तो सामने आया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। पूजा और सुदीप में अक्सर अनबन होती थी। परिवार के बयान के बाद पुलिस ने सुदीप को शक के दायरे में थाने में ही रखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके बारे में सुदीप को भी जानकारी हो। दरअसल उस दौरान पुलिस को पूजा के पति से पता चला कि पूजा की ईमेल का एक्सेस पूजा के पति के पास भी था। लेकिन जब पुलिस ने मेल की जांच की तो पता चलता है कि पूजा ने बेंगलुरु में होटल से एक ओला कैब बुक की थी। पुलिस अब इस ओला कैब को ट्रेस करने की कोशिश करती है तो पता चला कि पूजा द्वारा की गई बुकिंग ही उस ओला कैब की आखिरी बुकिंग थी, यानी पिछले 17-18 दिनों से उस कैब की दोबारा कोई बुकिंग नहीं हुई है। जब पुलिस इसकी डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि उस कार के ड्राइवर का नाम नागेश था, जिसकी उम्र 22 साल है। पुलिस अब मोबाइल नंबर के जरिए नागेश को ट्रेस करने की कोशिश करती है। इसी ट्रैकिंग के दौरान पुलिस के सामने फिर एक चौंकाने वाली जानकारी आई कि जब पूजा के फोन से पैसों की डिमांड वाला मैसेज पूजा के पति को आया था, तब पूजा के मोबाइल की लोकेशन और नागेश के मोबाइल का लोकेशन एक ही था। इस जानकारी के सामने आते ही पुलिस नागेश की छानबीन करते हुए उस होटल के पास पहुंचती है जिस होटल की लोकेशन से ओला कैब बुक की गई थी। इसके बाद होटल के सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस को उस कैब और कैब ड्राइवर की पूरी जानकारी मिलते ही फिर पुलिस पूजा की लाश मिलने के 23 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त को उस कैब ड्राइवर को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। कैब ड्राइवर की पहचान 22 साल के नागेश के रूप में हुई। फिर पुलिस ने जैसे ही पूछताछ करनी शुरू की तो पहले नागेश पुलिस की हर जानकारी को इनकार करता रहा, मगर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो नागेश टूट जाता है और एक के बाद एक राज उगलना शुरू करता है। नागेश का खुलासा बेहद हिला देने वाला था। नागेश के खुलासे के मुताबिक पूजा ने 30 जुलाई की दोपहर मीटिंग के लिए ओला कैब ऑनलाइन ऐप के जरिए बुक की थी और फिर नागेश का व्यवहार पसंद आने पर इसी सफर के दौरान पूजा ने ड्राइवर से बताया था कि देर रात उन्हें एयरपोर्ट जाना है, यानी कि 31 जुलाई की सुबह उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी, जिसके लिए वो दूसरी कैब बुक करेगी। फिर तभी ऑनलाइन बुकिंग की जगह डायरेक्ट 1200 रुपए में तय हो जाती है और नागेश ने बताया कि पहनावे से पूजा किसी रईस खानदान की लग रही थी। दरअसल इसलिए नागेश ने लूटने का मन बनाया कि पूजा के पास बहुत सारा पैसा और ज्वेलरी हो सकता है और इसी लालच की वजह से पहले तो नागेश एक दुकान से चाकू खरीदता है और उसे अपनी कार की सीट के नीचे छुपा देता है और इसके अलावा कार का जैक रोड भी वो अपनी सीट के पास ही रख लेता है। और फिर नागेश समय के मुताबिक अपनी कार लेकर सुबह के 3:50 पर पूजा को लेने के लिए होटल पहुंच जाता है और जैसे ही पूजा कार में बैठती है तो कार होटल से एयरपोर्ट की तरफ लेकर निकलता है तो पूजा बहुत ज्यादा थकी हुई थी, जिसकी वजह से कार के अंदर जाते ही पूजा की आंख लग जाती है। जैसे ही नागेश को लगता है कि पूजा सो गई है, वो एयरपोर्ट का रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते की तरफ अपनी कार मोड़ देता है और जैसे ही पूजा गहरी नींद में गई तो उस वक्त नागेश सुनसान रास्ता देखकर कार को रोक लेता है। इसके बाद सुनसान इलाके में पहुंचते ही उसने सबसे पहले एक लोहे की रोड से सो रही पूजा के सिर पर वार किया और तब नागेश को लगा कि पूजा बेहोश हो गई तो वो उसका सामान लूटने लगा। और फिर जैसे ही उस दौरान पूजा को होश आया तो पूजा ने बचाव में जोर जोर से चीखना शुरू किया और मदद के लिए चिल्लाने की भी कोशिश करती रही, मगर इतनी सुबह
कोई भी उसकी चीखें सुनने वाला नहीं था। तो अब नागेश ने चाकू से पहले उसकी कमर पर और पेट पर वार करने शुरू कर दिए। फिर खून बह जाने से पूजा की वही मौत हो गई। और जब नागेश को पूजा की पहचान हो जाने की वजह से पकड़े जाने का डर सताने लगा, तो पास में पड़ा पत्थर उठाकर बहुत जल्द बार बार पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देता है। वो तब तक पत्थर मारता है जब तक कि पूजा का पूरा चेहरा बिगड़ नहीं जाता। अब चेहरे की पहचान मिटाने के बाद नागेश पूजा की लाश को कार के अंदर डालने के बाद वो पूजा का सब सामान अपने कब्जे में कर लेता है और कार को सड़क के किनारे लगाकर लाश को झाड़ी में डाल देता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भी पूजा के ऊपर कम से कम चाकू से 22 वार किए गए थे और इसकी वजह ये थी कि नागेश को ये उम्मीद थी कि पूजा के पास उसे लाखों रुपए मिलेंगे, मगर पूजा के पर्स में सिर्फ 500 रुपए का एक नोट और 2 क्रेडिट कार्ड थे। इसके अलावा पूजा के पास 2 मोबाइल फोन भी थे, जिसमें एक मोबाइल फोन एप्पल का था जबकि दूसरा विवो कंपनी का था। नागेश वो 500 रुपए और दोनों मोबाइल लेकर वहां से चला जाता है और पास के मोबाइल शॉप पर जाकर नागेश किसी तरह विवो मोबाइल का नंबर भी बदलवा लेता है ताकि वो पकड़ आना जाए और आईफोन को किसी को सस्ते में भेज देता है। दरअसल इसके बाद ही पूजा के वीवो मोबाइल से उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में पूजा के पति से 5 लाख की डिमांड की थी, मगर टूटी फूटी अंग्रेजी देखकर पूजा के पति को भी अंदाजा हो गया था कि ये पूजा ने नहीं लिखा है। दरअसल फिर भी पुलिस के मुताबिक पूजा ने अगर थोड़ी सी गलती नहीं की होती कि दोबारा से भी ओला बुकिंग की डील ड्राइवर से बातों की बजाय ऑनलाइन ऐप से की होती, तो पूजा के साथ ऐसा कुछ मुश्किल हो पाता, क्योंकि ड्राइवर को ऑनलाइन बुकिंग से अपने पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता था। दरअसल अब अगर नागेश की बात करें तो 2 साल तक नागेश को इस मामले में जमानत नहीं मिली थी, मगर 2 साल बाद यानी कि 15 मार्च 2021 को पुलिस ने केस की। जब चार्जशीट दाखिल की तो जब सितंबर में उसके खिलाफ ट्रायल शुरू होना था, इससे पहले ही सितंबर 2021 में जेल के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें